बिहार के फुलवारी शरीफ से जो मामला खुला था और जहां पता लगा था कि पीएफआई का एंगल है, तार पीएफआई से जुड़े हुए हैं, वहां आपको ध्यान होगा झारखंड के पूर्व एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक वहां अध्यापक को पकड़ा गया था। जिस तरह से वहां मोहम्मद जलालुद्दीन जो कि पूर्व एक सब इंस्पेक्टर थे और अतर परवेज ये पकड़े गए थे 13 जुलाई को। अब इनसे जब आगे इन्वेस्टिगेशन हुई है तो पता लगा है कि पीएफआई इस तरह के कई काम कर रहा था, जिससे यह पता लगता है कि यह बहुत गहरी साजिश थी। और खुलासा यह हुआ, हम सब ने देखा कि एक साजिश की जा रही थी और उस साजिश का नाम था विजन 2047 इंडिया। यह विजन 2047 इंडिया पीएफआई का प्लान था। उसके लिए पूरे देश में युवाओं को जोड़कर उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी हथियार चलाने की, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी जूडो कराटे के नाम पर, उनको सिखाया जा रहा था कैसे आप लड़ें, सैन्य ट्रेनिंग दी जा रही थी। और इस्लामिक देशों की सहायता से यह भारतीय राज्यों पर हमला करने का षड्यंत्र था। यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ और इसके बाद एनआईए एक्टिव हुई। तो एनआईए ने बाकायदा इसकी जांच शुरू की। यूएपीए के तहत एक फ्रेश एफआईआर दर्ज की गई। तो गृह मंत्रालय के काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन की तरफ से आदेश दिया गया यूएपीए की धाराओं में केस दर्ज करने का। यूएपीए की धाराओं में आप जानते हैं कि जिसके खिलाफ केस दर्ज होता है उसको साल भर तक तो कोई जमानत नहीं मिलती और उस इन्वेस्टिगेशन के लिए एजेंसियां एनआईए अपने पास उसको रख सकती हैं पूछताछ के लिए। गंभीर धारा है, आजीवन जेल हो सकती है, संपत्ति भी जब्त हो सकती है। इसी में जब एनआईए ने आगे जांच की तो पूर्वी चंपारण से जामिया मारिया निस्वा मदरसा है, वहां मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी कहिए उनको पकड़ा गया है, अध्यापक को पकड़ा गया है। उनको ये पता लगा है उनका भी कि ये यहां इस तरह की एक्टिविटी में एक मॉड्यूल बने हुए थे, स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे और आतंकवादियों से तार जुड़े हुए थे। अब पीएफआई पर पूरा शिकंजा कसने की केंद्र सरकार की तैयारी है और इसी तैयारी में एनआईए को आदेश दे दिया गया है कि देश के अंदर जहां जहां भी ये पीएफआई एक्टिव है और इसका देश विरोधी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट जिन भी लोगों का है, जो इस विजन इंडिया 2047 को लेकर के चल रहे थे और इसमें वो सरकार के विरुद्ध, आप समझिए ये बहुत बड़ा विद्रोह की तैयारी थी कि उनका लक्ष्य था कि एक पैरेलल देश में सेना तैयार कर दी जाए, धार्मिक उन्माद फैलाया जाए और धर्म के आधार पर लोगों को आपस में लड़ाया जाए और दंगे फसाद धरना प्रदर्शन ये देश में सरकारों के विरुद्ध कराया जाए और नैरेटिव चलाने के लिए कुछ पत्रकार और राजनीतिक लोग और इसमें साहित्यकार फिल्मकार इनको शामिल किया जाए। बहुत मोटा फंड कई विदेशों से, इस्लामिक देशों से आ रहा था जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं और इसलिए अब ये एनआईए पूरे देश में जांच कर रही है। अब इसमें आपको बता दें जो इसके लिए तेलंगाना और उसके अलावा केरल, उसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में एनआईए की टीम इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। आपको याद होगा सीए के विरोध के समय जब दिल्ली में दंगा हुआ था, उस समय यहां भी पीएफआई का नाम आया था कि दंगों को जो फंडिंग हुई 1.5 करोड़ के करीब रुपए की, जिसमें ताहिर हुसैन नाम का एक पार्षद पकड़ा गया था, पूर्व पार्षद आम आदमी पार्टी का। यह पता लगा था कि लोगों को फंडिंग की गई। यह भी हमने देखा था कि जब शाहीन बाग बने थे, पर डे महिलाओं और बच्चों को बैठने के लिए वहां 500 रुपए दिए जा रहे थे। ये खुलासे हुए थे और इसलिए इस सबको देखते हुए अब एजेंसियां उस तरह से काम कर रही हैं कि अब पूरे देश में कहां कहां ये मॉड्यूल फैला है, किन किन को ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के साथ साथ हथियार तो मुहैया नहीं करा दिए गए हैं, क्योंकि कई जगह से ये भी खबरें हैं कि अवैध हथियार ये लोगों तक पहुंचाए गए। और आपको याद होगा पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर है वहां से ड्रोन के जरिए हथियारों का जखीरा लगातार पाकिस्तान की तरफ से गिराया जा रहा है। तो कहीं ये विजन 2047 इंडिया का एक षड्यंत्र तो नहीं था,
कि पैसा इनको मिल जाए, उसके लिए नशे का सामान गिरा दो, ड्रग वगैरह बेचकर जो पैसा इकट्ठा होगा वो इनको मुहैया कराया जाए, और दूसरी तरफ हथियार गिरा दिए जाएं जो इस तरह की लड़ाई लड़ने में काम करेगा। ये एक षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र बहुत गहरा है। धार्मिक युद्ध के नाम पर उन्माद फैलाया जा रहा है, और आप देखें कि तुलना की जाती है आरएसएस से, जबकि आरएसएस अगर शाखाओं में अपने संघ के स्वयंसेवक तैयार करता है तो वहां यदि नियुद्ध माने कराटे सिखाए जाते हैं, दंड चलाना यानी लाठी सिखाई जाती है, वो केवल और केवल शारीरिक सुदृढ़ करने के लिए एक व्यायाम जैसा है, किसी को मारने के लिए नहीं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आज जो आरएसएस है उसको इस देश में चलते हुए लगभग 100 साल पूरे होने को जा रहे हैं, लेकिन कभी कहीं नहीं सुना होगा कि आरएसएस के लोगों ने लाठी डंडों से फला मोहल्ले में दूसरे धर्मों के लोगों पर हमला कर दिया है। एक भी फोटो कहीं आपने नहीं देखी होगी। हाँ, ऐसी फोटोएं जरूर आई हैं, ऐसी वीडियो जरूर हमने देखी हैं कि आरएसएस के कार्यकर्ता बाढ़ के अंदर मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, उनको भोजन के पैकेट पहुंचा रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। कोरोना के टाइम में हिंदू हो या मुसलमान, सबके घर राशन पहुंचा रहे हैं आरएसएस के स्वयंसेवक, उनको दवाइयां दे रहे हैं, उनको वैक्सीन दे रहे हैं, उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये दृश्य जरूर सामने आते हैं। इस समय देश विरोधी मीडिया हो, एनडीटीवी जैसे चैनल हो, वो भी आरएसएस के उन फोटोओं और वीडियो को नहीं ला पाए हैं जहां कहीं मुसलमानों को मार रहे हो। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। सामूहिक रूप से आरएसएस ने कभी इस तरह का यह आदेश हुआ हो कि साहब ट्रेनिंग लेनी है क्योंकि एक दिन हमें इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इनको मारना है, ऐसा कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि योजना ही नहीं है, उनका विचार ही नहीं है। तब फिर दूसरा पक्ष इस तरह की तैयारी कर रहा है और आरएसएस का नाम लेता है कि आरएसएस क्योंकि लाठी चलाना सिखा रहा है, आरएसएस क्योंकि जूडो कराटे अपनी शाखा में सिखाता है, और इसलिए हम भी अपनी तैयारी करेंगे। आरएसएस तैयारी करता है कि जरूरत पड़े तो हमें देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा में कुछ करना पड़े तो करेंगे। रोड एक्सीडेंट हो जाए, रेल एक्सीडेंट हो जाए तो हमें लोगों की मदद करनी पड़ेगी। इसके लिए ट्रेनिंग देने का काम वो संघ के स्वयंसेवकों को करते हैं ताकि शरीर मजबूत रहे, मन मस्तिष्क तैयार रहे। वो इसलिए नहीं परेड करते हैं कि उनको लेफ्ट राइट करते हुए, जिसको वो वहां शाखा में पथ संचलन बोलते हैं कि वो चलते हैं, कि उनको कहीं चढ़ाई करनी है। नहीं, संघ के सरसंचालक जी हैं मोहन भागवत जी, उनका पिछले दिनों बयान आया कि मुस्लिमों का, इस देश के जो मुस्लिम हैं उनका डीएनए और हमारा डीएनए सबका एक है। इसको लेकर हालांकि उनको संघ के स्वयंसेवकों के अलावा बाकी कई हिंदुओं संगठनों ने और हिंदुओं ने घेरा कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उनकी विचारधारा है कि सब एक हैं, एक ही मातृभूमि के बच्चे हैं। लेकिन यदि इस देश में कुछ लोग संगठन बनाकर विदेशी चंदा लेने के नाम पर, यहां अपने स्वार्थ सिद्धि के नाम पर राजनीतिक संगठन बनाकर इस देश में सत्ता पे काबिज होने के नाम पर यदि कुछ लोगों को भड़काकर, वो हिंदुओं के विरुद्ध भड़काकर, सरकारों के विरुद्ध भड़काकर इस तरह का पीएफआई नाम का संगठन या कोई और नाम हो और देश में हालात खराब करने का विचार करेंगे तो ये कतई सहन नहीं होगा। और सौभाग्य से इस समय केंद्र में जो सरकार बैठी है उसके इरादे अच्छे हैं और इसीलिए एजेंसियों को आजादी से काम करने दिया जा रहा है और एजेंसियां काम कर रही हैं। जितना एक्टिवनेस इस समय ईडी, सीबीआई, एनआईए का हम देख रहे हैं, शायद ही कभी देश के इतिहास में हमने देखा हो। तो ये बदला हुआ देश है, इस बदले हुए देश में ये सब हो रहा है और इसीलिए ये सब खुलासा हो पाया है। लोगों की मांग है कि पीएफआई पर बैन हो, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, किसी संगठन पर आप बैन लगा देंगे, पहले पीएफआई पर कई बार बैन लगा भी है, लेकिन पीएफआई फिर से नाम बदलकर कोई और नाम रख लेगी। पहले सिम्मी नाम आया था, सिम्मी पर जब कई घटनाओं में आरोप लगे और कई लोग सिम्मी के जगह जगह बम ब्लास्ट में पकड़े गए, उसके बाद सिम्मी पर बैन लग गया। लेकिन सिम्मी के ही अधिकारियों ने नाम बदलकर पीएफआई रख दिया, राजनीतिक संगठन बना दिया।
एसडीपीएफ बना दिया, वो क्या नाम दूसरा रख लो, तीसरा रख लो, कुछ भी रख लो, व्यक्ति की विचारधारा जब तक सोच नहीं बदलेगी, जब तक ये माहौल बदलने वाला नहीं है। तो फिलहाल खैर अब एनआईए एक्टिव हो गई है, यूएपीए में केस दर्ज है और ये फुलवारी शरीफ के 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसके आगे अभी और गिरफ्तारियां होनी जारी हैं, लेकिन हमें तब तक चौकन्ना रहना है कि हमारे आसपास क्या कोई इस तरह की घटना हो रही है, और जो इस देश में मुसलमान भी रहते हैं उनको भी ये बात समझनी की है कि कुल संख्या का 1% भी ऐसा व्यक्ति जनसंख्या नहीं है वो कि जो मानसिकता कट्टरपंथी सोच रखते हो और ये सोच रखते हो कि हमें इस देश में कभी भविष्य में सताया जाएगा या आज सताया जा रहा है। अगर मोदी सरकार भविष्य में भी रहती है तो निश्चित जान लीजिए, जैसा मोदी जी का अभी 8 साल का करीब कार्यकाल गुजर चुका है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपराधियों पर जरूर कार्रवाई होती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के सरकार चल रही है, तो उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है, ना कि उसको ब्लेम करने की। और इसीलिए ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर 2 समुदायों को लड़ाना चाहते हैं, इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, खून खराबा कराना चाहते हैं, युवाओं को इस तरह से बरगला कर आतंकवादी बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों की शासन प्रशासन को, पुलिस को जानकारी देने का काम करें, और माहौल खराब कोई करने की कोशिश करे उसको जरूर समझाएं और उसकी भी जानकारी शासन को दें ताकि देश को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। वंदे मातरम।